आज आप लोग पढ़ो। देखो, बेरट पढ़वाने का मेरा एक ही पर्पस रहता है। लॉ में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, बेरट को पढ़ के समझ जाना, दूसरा आपको कितनी चीजें आपके ध्यान में है। जिस भी स्टूडेंट को या जिस भी बच्चे को या जिस भी आदमी को ये दो चीजें हो गई लॉ के फील्ड में, क्या क्या, बेरट पढ़ के समझना और दूसरा उसको कितनी चीजें ध्यान में है, समझ लॉ में कंप्लीट है। वो लॉ में कंप्लीट है। फिर थोड़ी स्किल्स होती है ड्राफ्टिंग की, थोड़ी स्किल्स होती है आर्गुमेंट करने की, लेकिन अगर आपको लॉ पे आपकी अच्छी कमांड है ना, मतलब आपको चीजें ध्यान में है, तो फिर वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए बेरट में आप सबसे पढ़वाता इसीलिए हूं कि आपको धीरे धीरे बेरट पढ़ना आ जाए, क्योंकि 12 एक्ट या 15 एक्ट पढ़ के आप सिविल जज तो बन जाओगे, लेकिन क्या सिर्फ पूरी जिंदगी इन्हीं एक्ट पर काम करोगे? तो अगर बेरट पढ़ के समझना आएगा तो फिर बाकियों पर भी आप काम कर लोगे, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगा। चलो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो, सब लोग कोशिश किया करो कि सबको पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि मैं बोलूंगा तो पार्शलिटी लगेगी, ठीक है? ऑर्डर 6 रूल 12, हाँ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर 6 रूल 12, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ऑर्डर 6 में? प्लीडिंग पढ़ रहे हैं कि प्लीडिंग में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। अब हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं रूल 12, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले कि अगर कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशन बना है और फिर किसी चीज को लेके झगड़ा है, डिस्प्यूट है, जिस बेस पर हमारा केस या मुकदमा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र, इस रिलेशन का जिक्र हमें करना पड़ेगा अपने प्लीडिंग में। तो एग्जांपल के लिए मान लो ये हमारी प्लीडिंग है और हमारे और गोलू के बीच में एक लंबी कन्वर्सेशन चल रही थी, जिस कन्वर्सेशन के थ्रू हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंच रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो वो अब सुनना, तो अब हम लोग जब मैं अपनी प्लीडिंग लिखूंगा तो मैं हम पूरे अपने शब्दों को प्लीडिंग में हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि हाँ सर, हम लोगों के बीच में फोन पे बात हुई थी जिसकी वजह से हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब फोन में क्या क्या सारी बातें हुई, सारी बातें तो फिर हम कोर्ट में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग ये बताएंगे सर ऐसे हमारी कन्वर्सेशन शुरू हुई और ऐसे जाकर के हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ऐसे ही रिलेशन, हमारे और आपके बीच में जो रिलेशन डेवलप हुआ कि हम लोग फोन पे बात कर रहे थे, लेटर के थ्रू बात कर रहे थे, तो हम पूरे लेटर्स का जिक्र नहीं करेंगे। हम ये बता देंगे हाँ सर, हम लोगों के बीच में लेटर्स के थ्रू कन्वर्सेशन होता था, जिसके थ्रू हम लोग के बीच में रिलेशन डेवलप हुआ, तो हम वो डिटेल लिखेंगे, सारी बातें नहीं लिखेंगे। अब पढ़ो रूल में क्या लिखा है, तो समझ में आ गया कि प्लीडिंग में हम लोग पूरी एक वर्ड में बोलो या एक सेंटेंस से बोलो, तो हम लोग सारी जो रिलेशन बनने की सारी बातें अपने प्लीडिंग में लिखेंगे। अरे बाबा नहीं लिखेंगे, हाँ सारी चीजें नहीं लिखेंगे, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। पढ़ो। Wherever any contract or any relation between any person is to be implied from a series of a letter or a conversations or otherwise from a number of a circumstance. सुन लिए? एक सेकेंड, देख लिए क्या बोल दिया? सीरीज ऑफ लेटर कन्वर्सेशन, यानी हम लोग बातें कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे लेटर के थ्रू, तो उसके थ्रू हम लोग के बीच में रिलेशन डेवलप हुआ या कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हुआ। तो आगे पढ़ो। It
shall be sufficient to allege such contract or a relation as a fact, and to refer generally to such letters, conversation, or a circumstances without setting them out in detail. सुनिए, विदाउट सेटिंग इन डिटेल्स, डिटेल्स में सारी बातें नहीं लिखना है। आ गया समझ में? रूल 12 हमें क्या सिखा के गया? हमें यह सिखा के गया कि अगर हम लोगों के बीच में लेटर्स के माध्यम से या कन्वर्सेशन के माध्यम से कोई रिलेशन डेवलप हुआ है या कॉन्टेक्ट बना है, तो हम उस कन्वर्सेशन की या उस लेटर के कन्वर्सेशन की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन इस प्लीडिंग में नहीं लिखेंगे। जिक्र करेंगे कि हाँ, लेटर के माध्यम से हम लोग बातें कर रहे थे, जिसके बाद फिर हम लोग के बीच में कॉन्टेक्ट डेवलप हुआ, लेकिन पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे। तो समझ गए? तो कल को अगर वकालत करना तो इस बात का ध्यान रखना, क्या कि जब कभी भी प्लीडिंग का बनाओ, ड्राफ्टिंग करो, चाहे प्लेंटिफ की तरफ से चाहे डिफेंडेंट की तरफ से, इस बात का ध्यान रखना कि सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। ठीक है? हाँ। And if in such case the person so pleading desires to rely in an alternative upon more contract or relations than one as to be implied from such circumstances, he may state the same in the alternative. वो ये कह रहा है कि अगर आपने इन अल्टरनेटिव, अगर मान लो 3-4 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे आपके बीच में, 3-4 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, उन कॉन्ट्रैक्टों में से अगर आप किसी अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्ट की रिलीफ के रूप में ले रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि सर हम इस वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम इस वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं सर, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट की नहीं सर, हम इस वाले कॉन्ट्रैक्ट। इतना तो बताना पड़ेगा, नहीं जज साहब क्या समझेंगे, अच्छा ये तो इसी वाले की बात कर रहा है ना? तो आपको बताना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जज साहब तो एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि हैं, नहीं, हमें लगा यासी कह रही कि हैं, नहीं है ना? हाँ, कि उनको सब मालूम है कि जो प्लेंटिफ आया है वो किस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना रिलाय कर रहा है ना? ऐसा तो है नहीं, है ना? चलो, तो समझ गए रूल 12? रूल 12 में क्या सीख लिए कि जो भी कन्वर्सेशन के माध्यम से ये रिलेशन या कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होंगे, इनका डिटेल हमें अपने प्लीडिंग में नहीं लिखना है। बस उतना ही लिखना है जितना रेफर करने से ये समझ में आ जाए कि हाँ, इस लेटर के माध्यम से ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशन डेवलप हुए हैं, बने हैं। ठीक है? तो कल को वकालत करना तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रूल 13, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ओ, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। 13 में अब हम लोग प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है, इसको बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है? एक वर्ड होता है सेल टू प्रिज्यूम। ठीक है? होने को तो और शब्द होते हैं, एक हो जाएगा मे प्रिज्यूम, एक हो जाएगा कंक्लूसिव प्रिज्यूम। हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर सुनना, अगर किसी चीज को लॉ प्रिज्यूम कर लेता है, जैसे मान लो एग्जांपल्स में, सन राइसेस इन द ईस्ट, लॉ क्या प्रिज्यूम करता है? सूरज पूर्व दिशा से ही निकलता है। कोई ऐसा है यहां जो ये कह दे कि नहीं 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 नहीं, सन वेस्ट से निकलता है? देखो, लॉ ये मान के चलता है, लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि देखो भाई, सन ईस्ट से निकलता है। अब सन ईस्ट से निकलता है और इसको लॉ प्रिज्यूम करता है कि हाँ, सन ईस्ट से ही निकलता है। तो इस बात को आप अपने प्लीडिंग में नहीं लिखोगे। इसका मतलब क्या कह दिया कि जिन जिन चीजों को लॉ प्रिज्यूम करता है, उनको आप अपने प्लीडिंग में
नहीं लिखोगे भाई, क्योंकि लॉ प्रिज्यूम किया है कि वो बात सही है। आप क्यों अपने फाइल को मोटा कर रहे हो? तो जो चीजें लॉ ने प्रिज्यूम की है उनको आप नहीं करोगे। जैसे कि एग्जांपल और फिर ध्यान आ गया, जैसे अपन जब निगोशिएबल एक्ट पढ़ते हैं, निगोशिएबल एक्ट, उसमें सेक्शन 118 में कुछ प्रिजम्पशन दिए हैं कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। अब कोर्ट ने प्रिज्यूम किया, जैसे कि मान लो उसमें लिखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बना है तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये कंसिडरेशन के साथ बना है, इसको बनाने वाला कंपिटेंट है, जब तक कि आप अदरवाइज कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते। तो अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में यहां लिखा अपने प्लीडिंग में और आपने कंसिडरेशन पे कुछ नहीं बोला, मतलब आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इसका मतलब कोर्ट प्रिज्यूम करेगा जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया था वो विथ कंसिडरेशन यानी प्रतिफल के साथ बनाया गया था। ठीक है, तो रूल 13 हमें यह सिखाता है कि जिन जिन चीजों को लॉ प्रिज्यूम करता है उनको आप अपने प्लीडिंग में पढ़ो। Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to which the burden of proof lies upon other side। बस सुन ले दो चीज क्या बोल दिया कि जिस चीज को लॉ प्रिज्यूम कर रहा है आपके फेवर में आप उसका जिक्र अपने प्लीडिंग में नहीं करेंगे, और जिस चीज का बर्डन प्रूफ करने का बर्डन दूसरे पार्टी पर है उसको भी आप अपने प्लीडिंग में नहीं लिखेंगे। तो क्या सीखे, अगर आपके फेवर में लॉ कुछ प्रिज्यूम करवा रहा है, अब जैसे इसी वाले एग्जांपल में बिल ऑफ एक्सचेंज वाले एग्जांपल में क्या हुआ कि अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया और उसने कुछ कहा नहीं, तो यानी आपने दिया तो कंसिडरेशन के साथ ही दिया होगा ना। तो कोर्ट अगर आपके फेवर में ये प्रिज्यूम कर रहा है क्या कि आपने ये बिल ऑफ एक्सचेंज कंसिडरेशन के साथ दिया है, तो आप उसका जिक्र कि हाँ हमने बिल ऑफ एक्सचेंज कंसिडरेशन के साथ दिया, ये लिखने की आवश्यकता नहीं। आप सीधा लिखो कि बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया है, क्योंकि कोर्ट तो आपके फेवर में ऑलरेडी प्रिज्यूम कर लिया है क्या कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जा रहा है ये ही दिया जा रहा है। तो आप जो चीज आपके फेवर में कोर्ट प्रिज्यूम कर रहा है वो आप नहीं लिखोगे। ठीक है, दूसरा, जिस चीज को प्रूफ करने का बर्डन, सुन लेना, जिस चीज को प्रूफ करने का बर्डन दूसरे पार्टी पर है आप पर नहीं, वो भी आप अपने प्लीडिंग में नहीं लिखोगे। ठीक है, Unless the same has the first been specifically denied consideration for a bill of exchange where the plaintiff sues only on the bill and not वो मत पढ़ो, not for the consideration as the substantive ground of claim। तो लिख दिया कि अनलेस ऑब्जेक्ट ना किया, अगर ऑब्जेक्ट अदर पार्टी ने किया तब तो आपको लिखना पड़ेगा। तो रूल 13 में हम लोग क्या सीखे, हम लोग 3 चीजें सीखे। क्या, पहली कि जो भी चीज लॉ आपके फेवर में प्रिज्यूम कर रही है उसको अपने प्लीडिंग में नहीं लिखना है। दूसरा, जिस चीज को प्रूफ करने का बर्डन दूसरे पार्टी पर है उसको अपने प्लीडिंग पे नहीं लिखना है। लेकिन अगर दूसरे पार्टी ने आपके फेवर में जो प्रिजम्पशन हो रहा है उसको क्या किया है, ऑब्जेक्ट किया है, तब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीख गए, कल को वकालत करना तब भी और जज बनना तब भी कि जो लॉ प्रिज्यूम किया है उसको हम अपने प्लीडिंग में नहीं लिखेंगे। रूल 14 प्लीडिंग टू बी साइंड। ओहो, ये बताओ
कि ये प्लीडिंग हम ही लिखे हैं, इसका क्या सबूत है? साइन करोगे। हाँ, तो जो भी प्लीडिंग लिखेगा, अगर मेरी है तो मैं, आपकी है तो आप, जिसकी भी है वो साइन करेगा। तभी तो मालूम चलेगा कि किस आदमी की प्लीडिंग है। क्यों आयुष? है ना? चलो पढ़ो। Every pleading shall be signed by the party and his pleader, हाँ पढ़ो। provided that where a party pleading is by reason of absence or for the other good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf. तो पहला तो ये हो गया कि जो भी प्लीडिंग होगी उस आदमी के द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिस आदमी ने वो प्लीडिंग लिखी है। लेकिन हो सकता है ना कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, पॉसिबिलिटी है, तो जो वो आदमी मेरी तरफ से इस प्लीडिंग पर सिग्नेचर करेगा जिसको मैंने ऑथराइज किया है कि हाँ यार तुम मेरी तरफ से केस लड़ सकते हो, तुम्हारे खिलाफ मेरी तरफ से केस आ सकता है, तुम मेरी तरफ से कोई केस संभाल सकते हो, जिसको मैंने ऑथराइज किया है, प्राधिकृत किया है, वो आदमी अपने सिग्नेचर कर सकता है। सर अगर एजेंट रहेगा तो भी कर सकता है। अगर एजेंट को मैंने हस्ताक्षरित करने के लिए परमिशन की ऑथराइज किया है तब तो 14 में क्या सीखे कि जितनी भी प्लीडिंग होगी उस आदमी का सिग्नेचर यानी हस्ताक्षरित किया, क्योंकि भाई ये क्यों जरूरी है, क्यों बोला गया कि सिग्नेचर करना है, क्यों बोला गया? क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि मैं यासी का नाम लिख के केस फाइल कर दूं अनुज के खिलाफ और ना यासी को पता है ना अनुज को पता है। मान लो एक कहानी सुनाता हूं, मैंने यासी के नाम से एक प्लीडिंग बनाई, मैं हो गया प्लेंटिफ और मैंने अनुज के नाम पर, अनुज को पता नहीं है, अनुज के नाम पर आयुष के खिलाफ केस कर दिया। अब हम और आयुष मिल करके ये सेटलमेंट कर लिए कि देख आयुष इस जमीन का झगड़ा है, मैं हार जाता हूं तुम जीत जाना, मतलब यासी हार जाएगी और अनुज जीत जाएगा और हम दोनों प्रॉपर्टी आपस में बांट लेंगे। तो ना यासी को पता है ना अनुज को पता है, इन दोनों की प्रॉपर्टियां बट रही हैं। तो इसीलिए कि प्लीडिंग उस आदमी के द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिसने प्लीडिंग की है। अभी इसके आगे पढ़ोगे तो और खेल शुरू होगा, एफिडेविट वगैरह लगते हैं। तो रूल 14 हमें सिखाता है कि जो भी करेगा वो सिग्नेचर करेगा, लेकिन अगर किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, किसी और कारण की वजह से वो आदमी प्रेजेंट नहीं है तो उसने जिस आदमी को ऑथराइज किया है वो सिग्नेचर कर सकता है। ठीक है? ठीक है प्रकृति, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट। रूल 14A एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। अब ये बताओ, मैं प्लीडिंग फाइल कर रहा हूं तो मुझे अपना एड्रेस भी तो बताना पड़ेगा, नहीं कल को सामान आएगा तो कहां आएगा? अरे तो जब मैं बताऊंगा तब ना आएगा। तो क्या सीखे 14A से कि हर प्लीडिंग करने वाले आदमी को अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, हर आदमी को। ठीक है? अच्छा आगे इसमें पढ़ोगे, पढ़ो। अच्छा Every pleading when filed by a party shall be accompanied by a statement in the prescribed form signed as provided in a Rule 14 regarding the address of the party. तो एड्रेस उस फॉर्मेट में जैसा रूल्स में बताया गया कि यार तुम्हें एड्रेस में ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, उसी डिस्क्रिप्शन के साथ अपना एड्रेस देना पड़ेगा।
तभी तो कल को अगर कोई नोटिस जारी हुआ, कोई समन जारी हुआ, कुछ भी जारी हुआ तो कहाँ जाएगा, कैसे पता कोर्ट को कहाँ भेजना है? तो जब उस कोर्ट के पास आपका एड्रेस रहेगा तभी तो भेजेगा। इसीलिए एड्रेस देना जरूरी है। हाँ, सबसेक्शन 2 सब रूल 2 such address may from time to time be changed by lodging in a court a form duly filled up and stating the new address of the party and accompanied by a verified petition। वो ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, आपने पहले शुरू में अपना एड्रेस दिया, क्या आप नया घर नहीं बनाते हो? क्या आप दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होते हो? तो टाइम टू टाइम आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो और ये एड्रेस कोर्ट को बताकर ही चेंज होंगे। अपने से आप फाइल में एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सर पहले मेरा एड्रेस ये था, अब मेरा एड्रेस, और उसके साथ एक एफिडेविट देना पड़ेगा ये कहने के लिए कि हाँ सर मैं अब सही बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पहले वाला भी एड्रेस मेरा सही था और अब क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, तो ये वाला एड्रेस भी मेरा सही है। Subrule 3 The address furnished in the statement made under Subrule 1 shall be called the registered address of the party and shall until duly changed as aforesaid be deemed to be the address of the party for the purpose of a summon of all processes in the suit or in appeal from the any decree or order therein made and for the purpose of execution and shall hold good subject as aforesaid for a period of 2 years after the final determination of the cause or a matter। ट्रेन की तरह डिब्बा खत्म ही नहीं हो रहा है कोचेस। वो ये कह रहा है कि जो एड्रेस आप दिए हो उस एड्रेस को हम रजिस्टर्ड एड्रेस के नाम से जानेंगे और ये एड्रेस जब तक चेंज नहीं होता, हर समन के लिए, हर नोटिस के लिए, फिर चाहे वो अपील हो, चाहे सूट में कुछ भी हो, चाहे डिक्री का एग्जीक्यूशन हो, हर जगह यही एड्रेस माना जाएगा जब तक हम चेंज ना करवाएं, जब तक ऊपर दिए हुए तरीके से चेंज ना कर दिया गया हो। अगर चेंज नहीं किया गया है तो पूरे मुकदमे के लिए यही एड्रेस आपका रजिस्टर्ड एड्रेस समझा जाएगा और केस के खत्म हो जाने के बाद भी, मतलब केस के अंतिम समापन के बाद भी 2 साल तक आपका एड्रेस यही रहेगा नहीं भैया, समझा जाएगा कि आपका एड्रेस यही है। सर मैंने अगर मेरा मुकदमा खत्म हो गया रजिस्टर्ड एड्रेस में और उसके बाद अगर मैंने घर शिफ्ट कर ली, फिर 2 साल तक के वही समझेंगे कि जहाँ मेरा पुराना घर है, तो चेंज करवा लो ना। लेकिन कोर्ट क्या कह रहा है, लॉ क्या कहता है कि अगर आपने चेंज नहीं करवाया तो 2 साल तक, केस खत्म होने के 2 साल तक आपका एड्रेस कोर्ट वही मानेगा, उसी को मान के चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया याशी? और तो नेक्स्ट पढ़े। हाँ पढ़ो, क्या नया रूल है? हाँ सर, सब रूल 4। हाँ पढ़ो। सर्विस ऑफ एनी प्रोसेस may be affected upon a party at his registered address in all respects as though such parties resided therein। सुन लिए क्या बोल दिया कि केस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो उसी एड्रेस पर जाएगी। चाहे सामान हो, नोटिस, जो भी चीजें भी हो सकती हैं, वो सारी चीजें उसी एड्रेस पर जाएगी। कौन से एड्रेस पर? रजिस्टर्ड एड्रेस पर। और रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा एड्रेस है? जो हमने बताया
जो आपने कोर्ट को बताया था। सब रूल 5 where the registered address of the party is discovered by the court to be incomplete, false or fictitious, the court may either on its own motion or on the application of the party order A. एक सेकेंड। अब मान लो ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती है ना कि आपने जो एड्रेस बताया है वो गलत बताया है, झूठा बताया है, क्यों? पॉसिबिलिटी है है ना आयुष? तो अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आई कि जो आपने एड्रेस कोर्ट को बताया है वो गलत है, तब कोर्ट क्या करेगा? ऐसी परिस्थिति में कोर्ट क्या करेगा? जब आपका एड्रेस कोर्ट गलत बताया हो आपने कोर्ट, गलत पाता है, क्या होगा? पढ़ो। In the case where such registered address was furnished by a plaintiff, stay of the suit. सुन लिए? अगर वो गलत एड्रेस देने वाला आदमी प्लेंटिफ है, कौन है? प्लेंटिफ यानी वादी, तो इसके केस पर रोक लगा दी जाएगी। क्या करा लिया जाएगा? स्टे लग जाएगा। और अगर गलत एड्रेस देने वाला आदमी डिफेंडेंट है तब क्या होगा? हाँ पढ़ो। In the case where the registered address was furnished by a defendant, his defense be struck out and he be placed in the same position as if he had not put up any defense. सुन लिए? प्रतिवादी के डिफेंस को ही स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। ये डिफेंस स्ट्रक डाउन का क्या मतलब होता है? स्ट्रक आउट लिखा है सर। हाँ स्ट्रक आउट ठीक है। अरे डाउन स्ट्रक वही है, स्ट्रक आउट। इसका मतलब क्या है? डिफेंस स्ट्रक आउट कर देना। इसका मतलब यह है कि इस प्रतिवादी को आगे कोई डिफेंस करने का राइट नहीं मिलेगा। तो देखे क्या हुआ? अगर गलत एड्रेस देने वाला आदमी प्लेंटिफ है तो इसका जो सूट फाइल किया था उस सूट पर स्टे लग जाएगा। लेकिन अगर एड्रेस गलत देने वाला आदमी डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, तो प्रतिवादी का डिफेंस करता है तो इसका डिफेंस स्ट्रक कर दिया जाएगा। मतलब इसको डिफेंस करने का राइट, फिर ये अपनी तरफ से कोई डिफेंस रख सकता है। हाँ, प्रतिवादी अगर कुछ बोलता है तो उस बात को वो काट सकता है, लेकिन अपनी तरफ से कोई एविडेंस अपने डिफेंस में दे नहीं पाएगा। इसलिए कल को वकालत करना तो गलत एड्रेस, प्रतिवादी हो या वादी, भाई बता दे एड्रेस तो ठीक है ना, आधार कार्ड ले लेना। नेक्स्ट सब रूल 6 where a suit is stayed or a defense is struck out under a sub rule 5, the plaintiff or as the case may be the defendant may after furnishing his true address apply to the court for an order to set aside the order of a stay or else the case may be the order is taking out the defense. सुन लिए? लेकिन देखो अब इनको राहत दे दिया कि अगर आप लोगों ने पहले गलत एड्रेस दे दिया था और कोर्ट ने आपके केस में स्टे लगा दिया या आपके केस में डिफेंस स्ट्रक आउट कर दिया, फिर भी आपके पास एक मौका है। क्या मौका है? कि आप कोर्ट जाइए और सही एड्रेस दीजिए और कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए, सर जो ऑर्डर किए थे, ऑर्डर टू स्टे, ऑर्डर ऑफ स्टक डाउन, इसको आप सेट असाइड कर दो। सेट असाइड का मतलब आपने ऑर्डर को खत्म कर दो। आपका ऑर्डर क्या था? स्टे का। आपने ये जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर को आप खत्म कर दो, क्योंकि जैसे ही वो ऑर्डर खत्म होगा आपका केस फिर से आगे चलना
प्रतिवादी के केस में आपके डिफेंस करने की राइट मिल जाएगी। ठीक है आयुष? प्रकृति यस सर। है ना बेटा? चलो सब रूल 7 द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पार्टी was prevented by any sufficient cause from filing the true address at the proper time shall set aside the order of the stay or पूनम माइक बंद कर लो। out the defense on such terms as to cause or otherwise as it thinks fit and shall appoint पूनम माइक बंद कर लो। हाँ, अब हम लोग सब रूल 7 में क्या सीख रहे हैं? हम लोग सब रूल 7 में ये सीख रहे हैं कि अगर इन लोगों ने उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन दिया, अगर कोर्ट ये पाता है कि हाँ यार ये लोग अपना सही एड्रेस किसी कारणवश नहीं दे पाए और वो रीजन जेन्युइन है, सही है, भाई ये लोग सही एड्रेस इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि इनके सर पे किसी ने गन रखा था, ये लोग सही एड्रेस इसलिए नहीं दिए क्योंकि कोई इनको कंपेल कर रहा था, तो अगर कोर्ट सफिशिएंट रीजन पाता है तो अपने उस ऑर्डर को हटा सकता है। ठीक है? लेकिन कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि सर हम इस कारण से सही एड्रेस नहीं दे पाए थे। कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ फिर तो दिक्कत है भैया। Nothing in this rule shall prevent the court from directing the service of the process at any other address if for any reason it thinks fit to do so. सुन लिए? ऊपर हम लोग रजिस्टर्ड एड्रेस पढ़ते आए हैं कि सब कुछ यही होगा, यही होगा, यही होगा। आखिरी में क्या बोल दिया कि भाई साहब कोर्ट के पास एक ऐसी पावर है कि वो जहां चाहे समन, नोटिस, सबकी तामील, सर्विस कहीं भी करवा सकता है, फिर चाहे वो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस हो या ना हो। जॉली ललवी देखे हो, वो क्या बोलता है, वकील साहब इस कोर्ट का, ये कोर्ट मेरा है, ये कोर्ट मेरे हिसाब से चलेगा, है ना? ये वही वाला हो गया कि रजिस्टर्ड एड्रेस सब कुछ तो ठीक है, ये कोर्ट मेरा है, मैं चाहूं तो समन की तामील तुम्हारे दूसरे घर में भी करवा सकता हूं। ठीक है? और बताओ। रूल 15। हाँ तो ठीक है, अभी आज रहने देते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट है ना? तो हाँ, क्या है रूल 13? पढ़ो भाई। सॉरी क्या है रूल 13? अच्छा, प्रिजम्पशन। देखो सोनिया, हम लोग रूल 13 में ये पढ़े कि अगर किसी चीज को लॉ आपके फेवर में प्रिज्यूम कर रहा है तो फिर आप उसको अपने प्लीडिंग में नहीं लिखोगे। भाई सीधे सी बात है। मान लो कि एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी संजम ने पढ़ा ही था कि एक एग्जांपल इस बुक में खुद ही दिया है। जो एग्जांपल बुक में दिया है, जो ध्यान आ रहा है मुझे, वो ये है कि अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर के कोई केस किया, अब दूसरे पार्टी ने यानी अपोजिट पार्टी ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रतिफल यानी कंसिडरेशन को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अच्छा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, इसका मतलब आप, और वो चीज आपके फेवर में कोर्ट प्रिज्यूम कर रहा है, क्योंकि निगोशिएबल एक्ट का सेक्शन 118 ये कहता है कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा। क्या प्रिज्यूम करके चलेगा? कि वो कंसिडरेशन के साथ ही बनाया गया है। मैं आपको कोई चेक फालतू में, मैं आपका पैसा चाहता था इसीलिए आपको चेक दिया हूं।
यही तो होगा। तो अगर 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 अपोजिट पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो आप अपने प्लीडिंग में ये मत लिखने लगना कि सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमने इतने रुपए के प्रतिफल के साथ बनाया था। नहीं भैया, कोर्ट ऑलरेडी प्रिज्यूम करके चल रहा है कि प्रतिफल के साथ ही बनाया गया है, क्योंकि दूसरे पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया ही नहीं। अगर वो ऑब्जेक्ट करता तब उसी रूल में लिखा है कि तब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सोनिया। ओके, ओके, गुड नाइट याशी। ओके बेटा, ओके, गुड नाइट याशी।